मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का ये बजट करीब 1.5 घंटे के भाषण में रखा गया। बजट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इस बार यात्रा में 2 आई इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ा गया है। उनका कहना है कि समृद्ध और संपन्न मध्य प्रदेश के जरिए राज्य के भीतर गरीबी से लड़ने, युवाओं को हौसला देने और समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है, इसीलिए इस बजट में सांस्कृतिक मध्य प्रदेश की अवधारणा को भी प्रमुखता दी गई है। उन्होंने बताया कि सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर विशेष फोकस किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे घोषणाओं का पुलिंदा बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये बजट हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने और मध्य प्रदेश को नई दिशा देने का संकल्प पत्र है। वहीं कर्ज को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो कुल कर्ज बताया जा रहा है वो मध्य प्रदेश गठन से अब तक की वित्तीय परंपरा का हिस्सा है। 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश। गरीब, युवा, किसान और महिला पर फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा। 3 लाख करोड़ का बड़ा प्रावधान। द्वारिका योजना के लिए 5,000 करोड़। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना में बच्चों को मिलेगा दूध। 3 साल से कोई नया टैक्स नहीं। कर्ज पर कांग्रेस को मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। मात्र 72,000 करोड़ का कर्जा लिया था और 72,000 के कर्जे के आधार पर भी हमने अपने उस क्रम के आधार पर जो 4,21,000 करोड़ का हमारा पिछला बजट था, अब बताइए जो वो पूरा कर्जा बता रहा है वो 1 साल का नहीं है, वो जब से मध्य प्रदेश बना है 1956 तब से चली आने वाली परंपरा है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को जनता से विश्वासघात करार दिया। उनका कहना है कि बजट में सिर्फ वादों की बातें हैं, जनहित के ठोस प्रावधान नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ से अधिक होने का मुद्दा उठाया और युवाओं की नौकरी, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्र से मिलने वाले कर हिस्से में संभावित कमी पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र राज्य की साझा योजनाओं में हजारों करोड़ का भुगतान लंबित है और सरकार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रही है। राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ से ज्यादा का होगा जब आपके पास पैसा नहीं। और ये वित्त मंत्री ने माना कि घाटा है राजकोषीय घाटा, तो आपने इतनी सारी योजनाओं के आंकड़े गिनाए हैं, ना किसानों की आय दुगनी की बात करी है, ना आपने युवाओं को निश्चित नौकरियां मिले उसकी ना बात हुई है। बजट के अंदर महंगी बिजली मिल रही है आम व्यक्ति को, ना बिजली की बात की जा रही है। ये झूठे आंकड़े माननीय वित्त मंत्री जी ने दिए। बहरहाल बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार का दावा है कि बिना नया टैक्स लगाए उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान और युवा पर बड़ा निवेश विकास को रफ्तार देगा। तो वहीं विपक्ष बढ़ते कर्ज, राजकोषीय घाटे और अधूरे वादों को मुद्दा बना रहा है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि आने वाले समय में ये सियासी संग्राम और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार।
नमस्कार। IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे मोहन के ज्ञानी बजट की। असल में मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ और ये ज्ञानी बजट इसको कहा जा रहा है। और वो उन्होंने एक एक शब्द के मायने बताए। जी माने गरीब और या माने युवा और ऐसा कैसे अन्नदाता जोड़ दिया, महिला जोड़ दिया इसमें, लेकिन 2 आई इंक्लूड की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ज्ञान से ज्ञानी हो गए और वो 2 आई इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक नया इनोवेशन हुआ और ये बजट कई मायनों में ख़ास रहा। और जैसे कि सरकार की आदत है नवाचार लाने की, तो इसमें भी कुछ नवाचार हुए। ये पहला ऐसा बजट रहा जो लैपटॉप पे पेश हुआ। ये पेपरलेस बजट रहा और ये रोलिंग बजट रहा। इसको लेकर आज दिन भर काफ़ी चर्चाएं हम अपने विद्वजनों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये रोलिंग बजट या आखिर माजरा क्या है। तो ये एक नयापन इस बजट में देखने को मिला। इसके अलावा ये तो खैर बहुत सारी बातें तो रहती हैं कि साहब खर्च बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 1-2 चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग इस बजट में मैंने जो देखी। अब जैसे द्वारका योजना, गोकुल गांव, यशोदा योजना, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में नहीं, ये वृंदावन में बैठ के बजट बनाया गया। ऐसा भी लग रहा है कि राम पर केंद्रित भाजपा कृष्ण पर केंद्रित हो गई हो। बहरहाल जनता से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं हैं। बजट को लेकर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सरकार इसको लेकर अपनी उपलब्धि बता रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि साहब ये तो बातों के बताशे हैं। ये जो बजट आया है इसमें बहुत सारी बातें जो सरकार को करनी चाहिए वो उनको इग्नोर किया गया है। अब ये बातों के बताशे हैं या मीठी सी मिश्री घुली हुई है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन आज पूरी चर्चा का पूरे दिन भर लोग इसी पर बातचीत करते रहे। हम भी आज इसी पर बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। डॉक्टर मोहन सरकार के ज्ञानी बजट के क्या है मायने? 438 लाख करोड़ के बजट से विकास को कितनी मिलेगी रफ्तार? बीजेपी के सर्वस्पर्शी समावेशी विकास के दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे घोषणाओं का पुलिंदा? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। आज बहुत विद्वान जनों का पैनल आज हमारे साथ है। शहर के चर्चित CA नवनीत गर्ग जी हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विधानसभा में कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक विवेक पटेल विक्की जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, शुरुआत में हितेश जी से करना चाहता था, लेकिन एक कमेंट में नवनीत जी आपसे मैं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि आज के देखा जाए तो मुख्य यजमान आप ही हैं और बजट पर सार गर्भित टिप्पणी आप ही डाल सकते हैं। इस पूरे बजट को आप कैसा देखते हैं? देखिए योगी जी, आज का जो बजट है उसको अगर हम शुरुआत करें कि एक खास बात इसमें क्या है, तो जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये ज्ञान से ज्ञानी की तरफ जाने वाला बजट है, तो उसको अगर हम अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश की जो एक छवि है पूरे देश में या पूरे विश्व में, वो है एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट की। हम एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो अब शायद उस छवि को थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ बदलने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जैसे पिछले 2 साल के अगर हम गतिविधियों पर ध्यान दें कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अलग अलग जगहों पर जाकर के देश में विदेश में जाकर के इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वाइट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आइए, रोजगार दीजिए, इंडस्ट्री लगाइए। और जो ज्ञान से ज्ञानी का सफर है वो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये जो एक बड़ा परिवर्तन है, ये एक हम इसको पॉजिटिव चेंज के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आज का बजट है इसमें उन्होंने मुख्य तौर पर फोकस किया है युवाओं पे को स्किल्ड बनाने की तरफ, कि मध्य प्रदेश के हर एक घर में आप देखें तो हर एक व्यक्ति या तो वो नौकरी करने के लिए अपने घर से बाहर है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पूना, कहीं पर भी नौकरी कर रहा है। कारण क्या है कि जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो स्किल्ड होने के बावजूद मध्य प्रदेश में उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। मुख्य कारण है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है।
तो ज्ञान से ज्ञानी का सफर और युवाओं को स्किल्ड बनाने का सफर, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो भी इंडस्ट्री आती है उनकी एक मुख्य शिकायत ये होती है कि हमें एक प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं मिल पा रहा, और इकोसिस्टम का एक बड़ा पार्ट है यहाँ की स्किल्ड मैन पावर। अगर मैन पावर हमारे पास स्किल्ड होगी तो डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री आने में बड़े अच्छे से यहाँ पर आ पाएगी और मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे पाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन हम इसको देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर स्टेट से इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाने की तरफ अग्रसर है, और ये बजट उसकी दिशा में ही एक मील का पत्थर साबित होने वाला बजट माना जा सकता है इसको। निश्चित तौर पर आपने ओपनिंग बड़ी जबरदस्त की, और चूंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश रहा ही मध्य प्रदेश में, कोई दो राय नहीं, लेकिन फोकस चेंज हुआ और ये समय की आवश्यकता भी है। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपने बोला ज्ञान से ज्ञानी की तरफ, और हम तो कह रहे हैं खेती से किसानी की तरफ और दाना पानी की तरफ। एक रिमार्क ले लेते हैं जरा हितेश जी का। हितेश जी, बड़ी चर्चा है साहब आप आज के बजट की, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, मैं जो अरीज जी ने बताया, मैं उसके सेलिएंट फीचर 2-3-4 जरूर रखना चाहूंगा जी। कि पहली चीज, हमने लगभग 11% जीडीपी ग्रोथ का ये बजट दिया है। और जो मैं उमंग सिंगार जी को सुन रहा था, वो नारे लगा रहे थे, वो एक लाइन से ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे कि 74,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, फिर राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय। अरे भाई, पूरे भारत में ऐसा कोई बजट है, नवनीत जी मुझे बता दें, संदीप जी, जो बिना राजकोषीय घाटा के होता हो? तो ये कुछ भी कह देना बजट की आकलन नहीं होता है। अब इसको देखा कैसे जाता है? देखिए, क्या होता है कि खासियत कैसी है कि हमारा आर्थिक आधार कितना मजबूत है कि कोविड के पश्चात हम लोगों को सबकी नजर रही बजट के ऊपर, उसके बावजूद भी ये बजट हमारा राजस्व आधिक्य का बजट है। फिर से 6-7 करोड़ का करीब राजस्व आधिक्य हमने प्रस्तुत किया है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि हमने इसको राजस्व घाटे का बजट नहीं दिया, राजस्व आधिक्य का बजट है, जिसको रेवेन्यू सरप्लस बजट कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, हमारी ग्रोथ रेट 11% है, तो हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो हमारी 13% करीब है। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि ये आपकी जब जीडीपी ग्रोथ रेट से रेवेन्यू ग्रोथ रेट ज्यादा होती है तो ये मेजरेबल परफॉर्मेंस होता है एक्सपांडिंग इकोनॉमी का। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी आवश्यकताओं को रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से कर रही है, और हमारा रेवेन्यू कलेक्शन 13% से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जिसकी तरफ नवनीत जी ने इशारा किया, मेरा भी बहुत प्रिय विषय है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को हम यदि बांट कर देखें तो हम सब जानते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और पशुधन और कुक्कुट, ये एक वेलफेयर सेक्टर होता है, कंजम्पशन सेक्टर होता है। यहाँ पे सब्सिडीज है, मदद करनी पड़ती गरीबों का है। तो इस बार जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो 37.12% पे है। हमारा सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 19.79 पे है, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो 43% पर है। साहब, आपके 2 बजट पहले तक ये 54% पे होता था। मैं लगातार 15 साल से बजट के 17 साल से बैठता आया हूँ डिबेट में। तो आप सोचिए, जितना प्राइमरी सेक्टर स्क्वीज करता है, इसका अर्थ क्या है कि जब मध्य प्रदेश 100 रुपए कमाता है तो 43 रुपए मिलते हैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से, आपको 37 रुपए मिल रहे हैं सर्विस सेक्टर से। और तो आप इस बात को समझिए कि जैसे जैसे आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पे निर्भरता खत्म होती है, कम होती है, सर्विस सेक्टर एक्सपांड होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपांड होता है, तो हमारी आय बढ़ती है। और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर चूंकि कंजम्पशन सेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास धन की उपलब्धता बढ़ती है, आमदनी हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से करते हैं। तो एक बात और मैं और छोटी सी कहना चाहता हूँ नवनीत जी को। नवनीत जी, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत प्रिफर्ड स्टेट नहीं है, उसके अपने लॉजिकल कारण हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र में जो ये प्रगति हुई है साहब, ये हुई है आपकी 15.8%। कैन यू इमेजिन? 7.6% एग्रीकल्चर की है, 15.8% सर्विस सेक्टर की है, जिसको मैं बहुत सिल्वर लाइन की तरह देखता हूँ। मेनली पर्यटन, आईटी, इन क्षेत्रों में जो हमारे जो सेवा का क्षेत्र खुल रहा है, सर्विस सेक्टर जो खुल रहा है, वाकई में वो रिमार्केबल है। और मैं इसको बहुत उम्मीद की दृष्टि से देखता हूँ। आगे मैं और पॉइंटर बता सकता हूँ बिल्कुल बजट की मीमांसा के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर अगले दौर में मैं आपके पास आऊंगा। तो आपका, चूंकि आप तो मेडिकल प्रोफेशन के हैं लेकिन इकोनॉमिक्स के भी आप आला दर्जे के जानकार हैं। एक बार जरा मैं विवेक जी को इन करता हूं, फिर अगले दौर में आपके पास हमारे नवनीत जी जैसे गुरु लोग हैं कुछ।
नहीं, निश्चित तौर पर इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आज हमारा जो पैनल है बड़ा विद्वजनों का पैनल है और विषय के अनुकूल बिल्कुल ऐसे अतिथि आए हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बजट को समझाने में भी मुझे आसानी होगी थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। एक रिएक्शन ज़रूर मैं विकी जी आपका लेना चाहूँगा। अभी जैसे हितेश जी कह रहे थे कि ये तो राजस्व आधिक्य का बजट है और आप कह रहे हैं कि साहब घाटे का बजट है और कैसे इतने बड़े बड़े आप वादे कर रहे हैं, कैसे पूरे हो पाएंगे? जैसे बात आई कृषि की, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इन्होंने कहा था कि 2022 में आपकी आय किसानों की डबल हो जाएगी। आज के बजट में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है कि किसानों को उसके उपज का सही कीमत मिलेगा। 3100 की बात की, धान की बात की थी इन्होंने, आज धान 2369 बिक रहा है, गेहूं को समर्थन नहीं मिल रहा है, सोयाबीन को नहीं मिल रहा है, किसान बहुत परेशान है। बिजली की बात करें आप, इन्होंने खेती की बिजली की बात की थे, हम 15 घंटे बिजली देंगे, किसानों को 8 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी लगातार नहीं मिल रही है, रात में मिल रही है। हमारे क्षेत्र में, चूंकि क्षेत्र की बात करूं मैं, हमारे इसमें टाइगर है, फाइट वाले अलाउंस करते हैं कि रात में ना निकले और ये लोग रात में बिजली देते हैं। कोई घटना घट जाएगी दोषी कौन होगा? तो इस सरकार में ना तो कुछ कर्ज की बात की, किसानों को कर्ज मुक्त करने की बात की गई, जो संस्थाएं होती, जो किसानों के हित में जो संस्थाएं बनाई गई थी, सोसाइटी, उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं, मंडी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, नहर के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जो बात अंदर होती है बाहर बहुत अंतर है। मैं पहली बार का विधायक हूँ जो सुनता हूँ अंदर कि हमारे सिंचित एरिया बढ़ रहा है। हमारे जिले में पूरी नहरों की स्थिति खराब है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, नहरों की मरम्मत नहीं हो रही है, नहरों की लाइनिंग नहीं हो रही है। अतिरिक्त बिजली की बात करते हैं हम, गाँव में बिजली नहीं मिल रही है। तो जब बात 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन की बात की गई थी पिछले बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, किसी को 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो जब बात हम सुनते हैं, और युवाओं की बात करें हम, सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय है। युवाओं के लिए कोई रोजगार की प्रक्रिया नहीं है, कोई रोडमैप नहीं है। आप बताइए ना, इतना ही बेरोजगारी हमारे यहाँ में तो उतनी कहीं नहीं है। इस सरकार के आज के बजट में ना रोजगार की बात कही गई, ना किसानों के हित में बात कही गई, ना महिला रोजगार की बात कही गई। महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सर्वाधिक महंगी हमारे प्रदेश में, उसकी सरलता की बात। बिजली का तो टंटा ही खत्म करने जा रहे हैं, वो तो सोलर एनर्जी पे आ रहे हैं। वो अरे 1 लाख जब आएगा तब आएगा, सोलर पंप लगा रहे हैं। जब आएगा तब आएगा। अभी आप जो होता है टेम्परी कनेक्शन होता है, इस समय लोग अभी लगाते हैं। टेम्परी कनेक्शन लास्ट ईयर 5,500 लगता था, इस बार 15,000 लग रहा है। किसान परेशान है। तो आय डबल हुई, लागत डबल हुई किसानों की। किसान बहुत परेशान, हमारे प्रदेश में युवा परेशान है, सब लोग परेशान है। निश्चित तौर पर एक बार जरा हितेश जी फिंगर रेज कर रहे थे जी, जल्दी से जी हितेश जी। बहुत छोटा था। विकी भाई बहुत सम्मानित सदस्य हैं सदन के, मैं भी 3 दिन से सदन में बैठ रहा हूँ। एक भी प्रश्न आप बता दीजिए किसानों को बिजली की उपलब्धता को लेकर आए तो साहब आप जो बोलोगे। नहीं, कल अजय विष्णु जी ने, एक मिनट हितेश जी 1 सेकंड, मैं भी था कल, अजय विष्णु जी ने बड़ा बर्गी डैम का बड़ा मामला उठाया। वो कह रहे हैं की बात अलग है जी, वो एक अलग बात। मेरी बात तो सुन ली, जो मैं कह रहा हूं सर उसमें दोष तो बोलिएगा जी जी। तो एक भी सवाल मैंने 3 दिन में नहीं सुना जो किसानों को बिजली की उपलब्धता पे है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी प्रति व्यक्ति आय 11% हर साल बढ़ रही है। इस साल भी 11% का लगभग उसमें उछाल आया है। तो इसलिए ये कहना है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, मुझे लगता है ये तथ्य परख नहीं है। तीसरी और अंतिम बहुत छोटा सा इंटरवेंशन है। 25,000 करोड़ रुपए हमने कृषकों के उसके, देखिए साहब आप तो कर रहे थे हल्ला, मैं देख रहा था, सुबह सुनने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। डॉक्यूमेंट आया विकी भाई तब हमको समझ में आया वित्त मंत्री जी ने क्या बोला। आपको मतलब 25,000 करोड़ केवल ऋणों के लिए रखा गया। और आज भी मैं आपको बता दूं यह एक अच्छी राशि है, मजबूत राशि है। हाँ, तो बाकी 1 लाख करोड़ से ऊपर आप मानकर चलिए उसमें जो कृषि कल्याण का तो हमारा वर्ष ही है ये विकी भाई। 1,70,000 मुझे लगता है कि आपको एग्जैक्टली आप लोग एक स्पेसिफिक मांग को जैसे आप रखेंगे, अब आप एमएसपी की बात को इस बजट से जोड़ेंगे तो सर आप बताइए ना, आप तो इतने सीधे अभी आप शायद हितेश जी आप सुन नहीं पाए होंगे। वो कह रहे हैं कि रात में हमारे टाइगर घूमते हैं, बिजली रात में दे रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की बात चल रही है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1,70,000 से 2 लाख तक प्रति व्यक्ति आए हैं। क्या हर व्यक्ति 15 लोग कमा रहा है प्रदेश में? जी एक बार आर्थिक सर्वेक्षण की बात चल रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1,70,000 से 2 लाख तक प्रति व्यक्ति आए हैं। आप बताइए क्या हर प्रदेश का व्यक्ति 15 रुपए महीना कमा रहा है? इसी बात है। दूसरा माननीय मैं आ रहा हूँ ना, मैं टाइगर बढ़ गए, इस पे तो खुश होना चाहिए क्योंकि पर्यटन से हमारी सर्विस सेक्टर में आया इसी से बढ़ रही है। 35 से 38 हो गए। पता है आपको 3 बच्चों ने जन्म लिया है, कल की बात है। हमारे क्षेत्र में जिस तेजी से जंगली सुअर, बंदर, हिरन, नीलगाय का आतंक है, हमारे कृषक दलहन तिलहन लगा पा रहे हैं। सरकार ये प्रयास करे कि जंगली जानवर जंगलों में रोके।
हमारे क्षेत्र में योगीराज बहुत जी, आता अब है ये लेकिन बजट से आगे का विषय है, इसमें आप आगे एक चलिए। एक बार जरा मैं संदीप जी को इन कर लेता हूं, क्योंकि ये भी एक अच्छा विषय है, आप जो बार बार जो बात कर रहे हैं टाइगर और इनकी। लेकिन एक बार जरा मैं संदीप जी आपको इन करता हूं, इस पूरे बजट को आप कैसा देखते हैं, और यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ स्पेशल कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी बताइए, और कुछ छूट रहे हैं वो भी बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सवालों की बौछार में विकास की बारिश हो रही है अभी की स्थितियों में। जो बजट है, क्योंकि लोक लुभावन बजट तो परंपरा से चला आता है, लेखा जोखा प्रस्तुत करना और आंकड़ों की बात होना, और हमारे विशेषज्ञ लोग जो बैठे हैं साथी हैं, हितेश जी भी हैं और गर्ग साहब भी हैं, तो ये अपनी बात बिल्कुल संजीदगी से रखी कि निश्चित रूप से बजट एक लोक लुभावन है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंड्स दिए गए हैं, लेकिन आम जनता को जो मतलब होता है वो देखता है कि हमको क्या मिला और क्या क्या पाया, क्या खोया। बजट आम जनता का दिमाग वहां से होता है कि हमको किस चीज़ में छूट मिली, किस चीज़ में लगा। तो हालांकि स्टेट के बजट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है इस चीज़ों से, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छी शुरुआत ये हुई कि कोई टैक्स इम्पोज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि इस बजट में ये किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इम्पोज नहीं हुआ, और जितना प्रोविजन रखा है, चाहे रकबा बढ़ने की बात हो, चाहे खेती की बात हो, पर्यटन की बात हो, सिर्फ इंडस्ट्री में एक व्यवस्था जो डबल आई का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सुनियोजित उस पर मतलब मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रूरल एरिया में जिन चीज़ों को अपन डेवलपमेंट के और रोजगार पे बात जोड़ते हैं वहाँ मुझे ऐसा लगता है, देखिए सरकार के मन में इसको लेके भी बात होगी, और जो सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात हो रही है, उसको लेके सरकार काम कर रही है। एक बार जरा मैं नवनीत जी आपके पास आ रहा हूँ, एक तो कोई कर इम्पोज नहीं किया, इससे क्या इफेक्ट होगा, और दूसरा इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े उसको ऐसा कहा कि ये बजट जो रोलिंग बजट है। अब वो समझ नहीं आ रहा है, ये रोलिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला रोलिंग बजट, इसका क्या मायने है? देखिए, पहली बात की जो आपने बात की कि कोई नया कर इसमें नहीं लगाया गया है, तो वास्तविक बात है कि नहीं लगाया गया है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई हमें देखनी पड़ेगी कि राज्य के कर में अब कर लगाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। देखिए, जो मुख्य तौर पे जो पहले GST आने के पहले वाले जो बजट हुआ करते थे, उनमें एक खास बात ये होती थी कि भाई वेट जो था वो राज्य सरकार का अपना एक प्रोरोगेटिव होता था कि किसी पे वेट कम कर दिया, किसी पे लगा दिया, तो वस्तुएं सस्ती या महंगी होती थी। अब वो सारा प्रोरोगेटिव चला गया GST काउंसिल के पास में। पूरे देश में किसी भी वस्तु के ऊपर जो कर लगेगा वो उसका डिसीजन GST काउंसिल लेती है, और हाल ही में 22 सितंबर से नई कर की दरें लागू हुई उसमें। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में केवल 3 विषय हैं जिस पर वो निर्णय ले सकती हैं। एक तो जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर वेट लगता है वो, शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है वो, और स्टैम्प ड्यूटी। ये 3 विषयों पर राज्य सरकार अपना कोई भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये तीनों में ही हम सबसे देश में सबसे अधिक टैक्स लेने वाले राज्य हैं। तो उसमें अगर ये कहा जाए कि कोई कर नहीं लगाया गया है, तो वास्तविक बात है नहीं लगाया गया, लेकिन स्कोप भी नहीं था। ठीक, इसका जवाब चूंकि आपके बहुत अच्छे मित्र हितेश जी उनसे लेंगे। एक तो हितेश जी ये इनकी गर्ग साहब का जवाब आप दे दीजिए। दूसरे चूंकि आप मेडिसिन पैसे से आते हैं, तो एक इसमें ये भी बात आ रही कि क्या टेट्रा पैक दूध, ये एक बड़ा आपने एक नया वो लेके आए कि स्कूलों में हम ऐसा दूध उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो ये दूध क्या है, और इसके अलावा और जो आप बताना चाह रहे हैं कि इसकी और जो की पॉइंट जो रह गए हैं वो भी आप रखिए। देखिए, एक विषय आया था बीच में जो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा से अधिक बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है। 80,000 करोड़ कुछ रुपए हैं इसमें। तो ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है, क्योंकि यदि आप देखें रोलिंग बजट का मतलब हम डबल डिजिट GSDP ग्रोथ रेट दे रहे हैं, हम लगातार राजस्व अधिक का बजट दे रहे हैं। हमारी सब स्कीम्स में, जो नवनीत जी ने बताया, हमारी सब स्कीम्स में हमने 8-8, 10-10% जो हमारी GSDP ग्रोथ है उसको हमने एलोकेशन किया है। हमने ये सब करते हुए भी हमारा जो FRBM की गाइडलाइन है उसके तहत फिस्कल डेफिसिट को 3 पर हमने लगभग स्टैटिक रखा है। तो इसको हम रोलिंग बोलते हैं कि हमने कहीं पर फिस्कल डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा। निश्चित तौर पर एक छोटा सा सवाल बस हितेश जी आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल, और वो सवाल इसलिए है कि आपके पूर्व वित्त मंत्री रहे राघव जी, और राघव जी को लेकर तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा रिमार्क बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा था कि राघव जी मेरे मंत्रिमंडल में होते तो मैं मध्य प्रदेश को कहीं और पहुंचा देता। उन राघव जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि ये बढ़ता कर्ज निश्चित तौर पर संकट पैदा करता है, भले ही आप ये कह लें कि साहब ये राजस्व अधिक का बजट है।
देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो भाई, डेट टू जीएसडीपी रेशो हमारा 30% है, तो हम एफआरबीएम की उसमें, देखिए जैसे आप और मैं साधारण भाषा में समझे, अपन बड़े बड़े पॉलिटिकल भाषा छोड़ दे। हाँ, जल्दी आज थोड़ा सा। आपको और मुझे गाड़ी लेनी है या मकान लेना है, तो आप और मैं तो अपनी 50-60 हजार लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह में से ले सकते हैं क्या? 50 लाख का नहीं ले सकते, उसके लिए हम लोन लेते हैं। तो स्वाभाविक है ऋण लेना, लेकिन उस ऋण को लगाते कहाँ है? तो जो ऋण है वो 3% जीडीपी का है, और 3% ही हमारा इन्वेस्टमेंट है। यदि जीएसडीपी का हमने उसमें रखा हुआ है आपके 1.25 लाख करोड़, 1,17,000 का लगभग हमारा इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन हुआ है, कैपिटल में लगा रहे हैं, तो आप समझिए ये ऋण नहीं है, ये निवेश है। ठीक जैसे एक बार आप जरा ऋण में विवेक जी से निवेश बस, करते हैं, क्योंकि किस्तों के वक्त रूप में बहुत आप कम उसको बचाते हैं। ठीक नवनीत जी बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। ठीक, विवेक जी। तो ऋण यदि निवेश के लिए लिया जाता है तो वो ऋण अच्छा है। ठीक और जिसको विवेक जी, आप अपनी 13% revenue से बात रखिए, और compensate एक कर रहे हैं। आप अपने नजर में कैसा ये आदर्श बजट होता? आदर्श बजट तब होता है जब किसानों को उसके सही मूल्य मिलता, उसकी उपज का, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होते, महंगाई कम की जाती। भारत का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहाँ यहाँ मिल रहा है? हम अपने जिले की बात करें, मैं बाहर जिले से आता हूँ, अभी तक वहाँ शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। कि भाई गोल बात है इसमें, नहीं बताइए ना, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? बारात जिले में 25 साल से सरकार है आपकी, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उसका लाभ क्या मिला हमारे जिले को? बताओ, डबल इंजन की सरकार, मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में मूलभूत सुविधा ही नहीं हमारे यहाँ। 5 लाख करोड़ का कर्जा है प्रदेश पे, यदि कर्जा कम नहीं होगा, आय के स्रोत, हमारी आय का कर्जा बढ़ रहा है, तो भविष्य में इसका संकट आने वाला है। बहरहाल ये बात सही है, सवाल बहुत सारे भी हैं, सरकार भी हो सकता है उस दिशा में काम कर रही है। वक्त अभी इतना ही था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा, लेकिन आप चारों ने बड़ी एनर्जेटिक माहौल बनाए रखा है इस चर्चा के दौरान। हितेश जी आपका, नवनीत जी आपका, विवेक जी आपका और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।